नमस्कार। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। हाँ, पृथ्वी का वो पड़ोसी है ना, जिसे जुड़वां भी कहते हैं कई बार। बिल्कुल, जुड़वां तो कहते हैं, पर है बहुत अलग, हाँ, बिल्कुल। बड़ा रहस्यमयी। और आज हमारे पास ना दो बहुत दिलचस्प विश्लेषण हैं इस पर। हम्म। एक तो शुक्र के अजीब से वो चपटे ज्वालामुखी हैं, और दूसरा दूसरा एक नया समीकरण है जो वहां जीवन की संभावना पर बात करता है। हाँ, वो वीनस लाइफ इक्वेशन VLE। वही। तो आज का मकसद यही है कि शुक्र की इन खासियतों को समझें और देखें कि वैज्ञानिक कैसे कैसे वहां जीवन के सवाल से निपट रहे हैं। हाँ, ये एक पहेली जैसा है। हम्म चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी परतें खोलना। तो सबसे पहले ये अजीब ज्वालामुखी, मतलब पृथ्वी जैसे कोन वाले पहाड़ नहीं है ये तो बड़े चपटे से हैं, जैसे डोसे जैसे। ऐसा क्यों? देखिए, इसकी सीधी वजह है शुक्र के हालात, पृथ्वी से एकदम अलग। हम्म पहली बात तो है वायुमंडलीय दबाव। हाँ, सुना है बहुत ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही। बहुत ज्यादा, मतलब पृथ्वी से लगभग 90 गुना। 90 गुना? बाप रे, टिकना ही मुश्किल होगा वहां तो। हाँ, तो इतना जबरदस्त दबाव है ना, वो मैग्मा से गैसों को आसानी से बाहर नहीं निकलने देता। अच्छा, मतलब गैसें फंसी रह जाती हैं लावा में? बिल्कुल। तो लावा क्या होता है, वो गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, झागदार नहीं बनता, जैसे पृथ्वी पर बनता है ना वैसा। समझ गया, गाढ़ा लावा। हाँ, और फिर दूसरी बात है शुक्र की ऊपरी परत, मतलब लिथोस्फीयर। वो पृथ्वी के मुकाबले पतली है और थोड़ी थोड़ी लचीली भी है। लचीली परत। हाँ, तो जब ये भारी गाढ़ा लावा सतह पर फैलता है ना, तो उसके वजन से ही ये लचीली परत नीचे दब जाती है। ओ अच्छा, तो वजन से ही दबकर वो फैल जाता है और चपटा पैनकेक जैसा बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। पृथ्वी पर दबाव कम, लावा हल्का, तो वो ऊपर उठकर शंकु बना लेता है। यहाँ सब उल्टा है। कमाल है। तो ये कोई अजीब केमिस्ट्री नहीं, बल्कि सिर्फ फिजिक्स का खेल है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस का नतीजा। पर ये ज्वालामुखी पूरी सतह पर ऐसे ही बिखरे हुए हैं, या इनका कोई पैटर्न है? मेरा मतलब है, ये शुक्र की पूरी जियोलॉजी से कैसे जुड़ता है जहां प्लेट टेक्टोनिक्स भी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर ना हमारी समझ थोड़ी बदली है पिछले कुछ सालों में। पहले लगता था कि शुक्र की सतह बस एक मोटी अटूट चादर है। वो स्टैग्नेंट लिड मॉडल कहते थे शायद, स्थिर ढक्कन। हाँ, स्टैग्नेंट लिड। लेकिन अब लगता है कि ये लेड या चादर उतनी स्थिर नहीं है। कहीं कहीं ये नरम और लचीली है। नरम और लचीली मतलब? हाँ, इसे अब कह रहे हैं प्लूटोनिक स्क्विशी लिड मॉडल। प्लूटोनिक स्क्विशी लिड, ये कैसा नाम है? मतलब नरम ढक्कन जैसा कुछ, ये होता कैसा है? आप ऐसे सोचिए, जैसे कोई जमी हुई झील हो और नीचे से कहीं गर्म पानी का सोता आ रहा हो, हाँ हाँ, समझ गया। तो वहां बर्फ पतली और कमजोर हो जाएगी ना। बिल्कुल। शुक्र पर भी कुछ ऐसा ही। मेंटल से गर्म मैग्मा उठता है, पर वो हमेशा लावा बनकर सतह पर नहीं फूटता। कई बार वो नीचे परत के अंदर ही फंस जाता है। अंदर ही ठंडा हो जाता है। हाँ, और वहीं धीरे धीरे ठंडा होता है। इन्हें प्लूटोन कहते हैं। ये गर्म प्लूटोन नीचे से परत को आप कह सकते हैं कि गर्म करके कमजोर और स्क्विशी बना देते हैं। लचीला? हाँ, अच्छा, तो नीचे की गर्मी परत को नरम कर देती है। बिल्कुल। और इसी कमजोरी से सतह पर वो विशाल गोल गोल सी संरचनाएं बनती हैं। कोरोना। जमीन कहीं धंसती है, कहीं उभरती है। कोरोना, हाँ सुना है इनके बारे में, अजीब दिखती हैं तस्वीरों में। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये जो चपटे ज्वालामुखी है ना, ये अक्सर इन्हीं कमजोर कोरोना के किनारों पर मिलते हैं। ओह, तो ये जुड़े हुए हैं, मतलब सब कुछ अंदर की गर्मी और दबाव का खेल है, प्लेट टेक्टोनिक्स का नहीं। बिल्कुल सही। एक बिल्कुल अलग तरह की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। वाह, मतलब शुक्र की सतह अंदर से ही पिघलकर और दबकर अपना आकार लेती रहती है। ये दिखाता है कि ये दुनिया कितनी कितनी अलग है हमसे। पर एक सवाल है, इतनी मुश्किल जगह पर, मतलब नरक जैसी सतह है, क्या जीवन की कोई भी उम्मीद हो सकती है दूर दूर तक भी? यही तो सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा सवाल है। सतह तो जैसा आपने कहा बहुत गर्म, दबाव बहुत ज्यादा, आज के जीवन के लिए तो असंभव है। हम्म लेकिन वैज्ञानिक अब इस सवाल को एक नए फ्रेमवर्क से देख रहे हैं। वो है शुक्र जीवन समीकरण, या VLE। शुक्र जीवन समीकरण, VLE, ये क्या चीज है? कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ, VLE ये बेसिकली एक गणितीय ढांचा है। L=ORC। ये हमें ना शुक्र पर जीवन की संभावना को एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचने में मदद करता है। ये कोई जवाब नहीं देता, पर सोचने का रास्ता दिखाता है।
L इज इक्वल टू ORC। अच्छा, तो ये ORC क्या है? एल तो है जीवन की संभावना, लाइक्लीहुड ऑफ लाइफ। ओ है ओरिजिनेशन यानी उत्पत्ति। क्या जीवन कभी शुक्र पर शुरू हुआ था, चाहे वहीं बना हो या कहीं और से आया हो, जैसे किसी उल्का पिंड से। ठीक है। उत्पत्ति। हम्म। आर है रोबस्टनेस यानी मजबूती या पनपने की क्षमता। अगर शुरू हुआ तो क्या उसे पनपने के लिए सही संसाधन, माहौल मिला? क्या वो टिका रह पाया? और C? और सी है कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। क्या वो जीवन शुरू होने के बाद से अब तक किसी न किसी रूप में किसी सुरक्षित जगह पर बचा रह पाया है? लेकिन अगर सतह रहने लायक नहीं है, तो ये कंटिन्यूटी, ये निरंतरता कैसे, कहाँ पर? यहीं पर सबसे दिलचस्प, शायद सबसे चौंकाने वाली बात आती है। देखिए, सतह तो बिल्कुल रहने लायक नहीं है, ये साफ है। पर शुक्र के वायुमंडल में लगभग 50 किलोमीटर ऊपर हाँ, क्या है वहाँ? बादलों की एक परत है, और वहां का तापमान और दबाव वो पृथ्वी की सतह जैसा है। क्या बात कर रही है? 50 किलोमीटर ऊपर बादलों में पृथ्वी जैसा माहौल? हाँ, कम से कम तापमान और दबाव के लिहाज से। तो एक थ्योरी ये है कि अरबों साल पहले जब शुक्र शायद रहने लायक था, तब जीवन शुरू हुआ होगा सतह पर। हो सकता है। और जब धीरे धीरे सतह की हालत बिगड़ी, वो नरक बनी, तो शायद जीवन ने इन बादलों में शरण ले ली हो, माइक्रोब्स के रूप में शायद। वीएलई बस हमें इन संभावनाओं को तौलने का एक तरीका देता है। ये अटकलें हैं, पर सोचने लायक है। बादलों में जीवन, माइक्रोब्स, ये तो सुनने में ही एकदम किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। पर क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर हुआ, मान लीजिए, तो फिर हमारे सौर मंडल से बाहर जीवन खोजने के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या हम गलत जगह देख रहे हैं? हाँ, ये सोच ही अपने आप में बहुत रोमांचक है। देखिए, वीएलई सिर्फ शुक्र की कहानी नहीं कहता, ये हमें ग्रहों के विकास को समझने में मदद करता है। कैसे भला? भाई, पृथ्वी और शुक्र इतने मिलते जुलते शुरू हुए थे, आकार और बनावट में, पर देखो आज कितने अलग रास्ते पर हैं। हाँ, ये तो है, एक स्वर्ग, एक नरक जैसा। तो ये समझने में मदद मिलती है कि ऐसा क्यों हुआ। फिर एक्सोप्लैनेट्स की खोज में भी ये नया नजरिया देता है। हमें सिर्फ उन ग्रहों को नहीं देखना चाहिए जो अभी रहने लायक जोन में है। अच्छा, तो फिर? हमें उन्हें भी देखना चाहिए जो पहले कभी रहे होंगे। क्या पता जीवन वहां भी शुरू होकर बादलों में या कहीं और चला गया हो। सही बात है। जीवन शायद ज्यादा मजबूत है जितना हम सोचते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये रहने लायक माहौल की हमारी परिभाषा को ही बड़ा कर देता है। जीवन शायद सिर्फ सतह पर पानी के पास नहीं, हवा में, बादलों में भी पनप सकता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है कि जीवन कहाँ कहाँ हो सकता है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि जल्द ही कुछ मिशन जा रहे हैं शुक्र पर, जो शायद कुछ जवाब दें। हाँ, कौन से मिशन है ये? एक है नासा का डाविंची प्लस, जो शुक्र के वायुमंडल में एक प्रोब उतारेगा और सीधे वहां के माहौल को जांचेगा। वाह, सीधे बादलों में। हाँ, और दूसरा है वेरिटास, जो ऑर्बिट से सतह का बहुत डिटेल्ड नक्शा बनाएगा उन ज्वालामुखियों और कोरोना को समझने के लिए। इनसे जो डेटा मिलेगा वो इस VLE समीकरण के O, R और C को समझने में बहुत मदद करेगा। तो मतलब आने वाले सालों में हमें शुक्र के बारे में और पता चलेगा। तो हमने सफर शुरू किया शुक्र के उन अजीब चपटे ज्वालामुखियों से, जिन्हें वहां की चरम भौतिकी बनाती है, और पहुंचे बादलों में जीवन की संभावना टटोलने वाले एक गणितीय समीकरण तक। शुक्र वाकई हमारी सोच को एक झटका देता है, चुनौती देता है। बिल्कुल। शुक्र और पृथ्वी की कहानी है ना, दो ग्रह जो इतने समान थे पर इतने अलग निकले। ये अपने आप में एक बहुत गहरा सबक है ग्रहों के बनने और बिगड़ने के बारे में। एक चेतावनी भी शायद कह सकते हैं। ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि दुनियाएं कैसे बदलती हैं। तो फिर हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं इस पर। अगर जीवन वाकई इतना जिद्दी हो सकता है कि शुक्र की सतह के नरक बनने के बाद भी वो उसके बादलों के माहौल में ढल जाए और किसी तरह बच जाए, हाँ, अगर ऐसा हुआ हो, तो ये जीवन की क्षमता, उसकी मजबूती के बारे में क्या कहता है? और क्या ये इशारा करता है कि ब्रह्मांड में ऐसी और भी जगह हो सकती हैं जो ऊपर से बिल्कुल प्रतिकूल दिखें, पर जिनमें अनदेखे छुपे हुए जीव मंडल पल रहे हों? सोचने वाली बात है ना।